साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अनुबंध। कहानी शुरू करने से पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। आइए कहानी सुनते हैं। गेट खोलते हुए सावली ने देखा बा साहब रोज की तरह बरामदे में बैठे अखबार पढ़ रहे हैं। उसने दबे पांव सीढ़ियां चढ़कर बरामदा पार करना चाहा, पर उन्होंने आहट पा ली। आ गई बेटा? अखबार परे करके उन्होंने स्नेहसित स्वर में स्वागत किया। हाँ बा साहब, सावली ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया और भीतर खिसक ली। रुक जाती तो पूरा आधा घंटा बर्बाद होता। अखबार की पूरी खबरें सुनने के बाद ही उसे छुट्टी मिलती। बा साहब को अकेले पेपर पढ़ने में मजा नहीं आता, सामने कोई सुनने वाला भी चाहिए। सावली बड़ी तेजी से भीतर गई थी, पर दूसरे ही क्षण लौट आई। बा साहब, आज आपने नाश्ता किया? किया तो था शायद। किया था तो प्लेट कहाँ है? वहां तो सिर्फ रात के खाने भर के बर्तन रखे हैं। तो क्या रोज बर्तन गिनकर मांजती है? गिनती के तो बर्तन निकलते हैं, अलग से थोड़ी ही गिनती हूं। एक भी कम हो तो पकड़ में आ जाता है। बा साहब खिसियानी सी हंसी हंस दिए। तू तो पूरी जासूस है रे। पुलिस में भर्ती हो जा, बर्तन मांजकर जिंदगी क्यों खराब कर रही है? पहले ये बताओ, नाश्ता क्यों नहीं किया? तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक है बाबा। वो क्या हुआ कि कल डबल रोटी लाना भूल गया। सोचा रात की रोटियां हैं, अचार के साथ दूध के साथ खा लूंगा। फिर क्या, खाने बैठा तो खाया ही नहीं गया। लगा कि विभू की माँ डांट रही है, कह रही है कि बासी रोटी क्यों खा रहे हो। ठीक ही तो कह रही थी, आज तक बासी रोटी खाई है कभी? अब पहले सा क्या रह गया है रे, अपनी आदत तो बदलनी ही पड़ेगी। नाश्ता नहीं किया मतलब अब तक गोलियां भी नहीं ली होगी। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ बा साहब, बीमार पड़कर मुझे आफत में मत डालो। मेरे पास बिल्कुल टेम नहीं है। बा साहब चुप बने रहे। आप अखबार पढ़ो, तब तक मैं पोहा बनाकर लाती हूँ। बा साहब ने कहना चाहा कि अब नाश्ता रहने दे, सीधे खाना ही खा लूंगा, पर वे चुप रहे। जानते थे कि मानेगी नहीं। कभी कभी तो लगता है कि इसमें विभू की माँ उतर आती है। ऐसी जिद करती है कि आदमी पार ही नहीं पा सकता। बा साहब, सावली फिर दरवाजे में प्रकट हो गई थी। यह तो बताओ कि इतनी रोटी बची कैसे? गिनती की तो बनाती हूं, उसमें से भी छोड़ देते हो। देवी, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, अब तू जाकर कुछ बनाएगी भी या भाषण ही देती रहेगी? सावली मुस्कुराती हुई भीतर चली आई। भूख तो लगी है, यूं ही मन को मारे बैठे रहते हैं। उसने फटाफट सारी तैयारी की। प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया काटा, पोहे धोकर चलनी में रखे और कढ़ाई चढ़ा दी। भीगे हुए पोहों पर शक्कर, नमक, हल्दी, मिर्च बुरकने के प्रयास में जैसे ही लाल मिर्च का चम्मच उठाया, उसका हाथ रुक गया। लगा जैसे माँ साहब डांट रही है। छोरी, कितनी मिर्च भसक रही है, उनके पेट में आग लगा देगी क्या? जानती है ना, जरा से में उन्हें आग हो जाती है। सावली मन ही मन मुस्कुरा दी। माँ साहब सिर्फ बा साहब को डांटती है, ऐसा नहीं है, सावली को भी नहीं बख्शती। रसोई से उठती सुगंध बा साहब को भीतर खींच लाई। 2-4 कोर खाते ही उनकी आत्मा तृप्त हो गई। चेहरे पर परितृप्त सी छलकने लगी। सावली, तेरे हाथ में तो बिल्कुल उसके जैसा स्वाद है रे। उन्हीं से तो सीखी हूं बा साहब। विभू की बहू पोहे कैसे बनाती है पता है? सावली को सब पता है, 20 बार तो सुन चुकी है, लेकिन हर बार नए सिरे से सुनना ही पड़ता है। अरे हल्दी कुंकू जैसे तो नमक मिर्ची छिड़कती है, तेल तो कहीं नजर नहीं आता। पता नहीं पानी में छौंकती है कि क्या करती है। ऊपर से खूब धनिया और खोपरा सजा देगी। अरे उससे कहीं स्वाद आता है? भीतर तो भूसा ही है ना। बा साहब, अब आपने जिंदगी भर माँ साहब के हाथ का खाया है,
उनका सा स्वाद ये आजकल की बहुएं कहाँ से लाएंगी? सीख तो सकती है ना, माँ के पेट से तो कोई सीख कर नहीं आता, सब यहीं आकर सीखते हैं। तू भी तो सीखी गई है कि नहीं? पर वे तो अपने को 30 मार खा समझती है ना ढंग का पकाएंगी ना नया कुछ सीखेंगी। मुझे तो कभी कभी विभू पर बड़ा तरस आता है, पता नहीं कैसे खा लेता है। ना खाए तो क्या करे, जिंदगी भर का साथ जो है। हाँ, सो तो है। पोहे की प्लेट उठाकर सावली किचन में चली आई। यहाँ आए आधा घंटा हो गया था और अभी सारा काम बाकी था, इसलिए वह दूसरे दोनों घर निपटाकर ही यहाँ आती है। इस घर में काम तो ज्यादा नहीं है, पर बातचीत में ही समय निकल जाता है। बा साहब बेचारे आस लगाए बैठे रहते हैं, 5-10 मिनट उनके पास बैठना ही पड़ता है। उसने कई बार कहा भी, बा साहब घर में बैठे बैठे बोर होते हो, शाम को कहीं निकल जाया करो ना। इतने तो जान पहचान वाले हैं, नातेदार हैं। पहले तो यहाँ होटल की माफिक दिन भर चाय का पतीला चढ़ा रहता था, ऐसे तुम भी कहीं कहीं जाया करो। नहीं रे, जाने की इच्छा नहीं होती। कहीं भी जाता हूँ तो लगता है सब पर भार हो रहा हूँ। हर कोई यही कहेगा, यहाँ अकेले क्यों पड़े हो, विभू के पास मुंबई क्यों नहीं जाते। अरे यहाँ पड़ा हूँ तो किसी का क्या लेता हूँ, अपने घर बैठा हूँ, अपनी पेंशन खाता हूँ। पर लोग है कि लोग बाग बुरे मन से नहीं बोलते बा साहब, बुढ़ापे में अकेले पड़े होना इस वास्ते ऐसा कहते हैं। अरे तो वहां कौन सा मेरे संगी साथी बैठे हैं, सुबह 8 बजे तक पूरा घर खाली हो जाता है, दिन ढले सब लोग लौटते हैं। आते ही बेटा अखबार लेकर बैठ जाता है, बहू रसोई में लग जाती है, बच्चे टीवी में घुस जाते हैं, रात को बच्चे पढ़ाई में लग जाते हैं, बेटा बहू टीवी के सामने डट जाते हैं। मैं फालतू सामान की तरह एक कोने में बैठा रहता हूँ। यहाँ कम से कम तू ढंग का बनाकर खिलाती तो है, वहां तो सुबह हबड़ दबड़ में जो कच्चा पक्का बनाकर जाती है वही 12 बजे खाता हूँ, गरम करने तक का मन नहीं होता। और खाना भी क्या, वही सब्जी रोटी, दाल चावल तो सिर्फ रात को ही नसीब होते हैं। सावली जब जब ये किस्सा सुनती है उसका मन कैसा तो हो आता है। कैसी भरी पूरी थाली परोसती थी माँ साहब। कुल 2 ही प्राणी थे, पर उन्होंने कभी कोई कोर कसर नहीं की। पति को राजा की तरह रखा था उन्होंने। अब बेचारे दाल चावल को तरस गए हैं, तभी तो उससे ये काम नहीं छूटता। उसके घर वाले तो खूब नाराज होते हैं। ये डोकरा छोकरे के पास क्यों नहीं जाता, बेफालतू में यहाँ पड़ा है। अब वह किस किस को समझाए कि डोकरा यहाँ क्यों पड़ा है, बेटे के पास क्यों जाता नहीं है। और ये सब बातें कोई समझेगा भी नहीं। उसे तो खुद कभी कभी आलस आने लगता है। सिर्फ 2 रोटियां डालने के लिए शाम को उतनी दूर जाना खूब अखरता है, पर हर रोज जैसे कोई उसे खींचकर ले जाता है। सावली, इन्हें यहाँ तेरे भरोसे ही छोड़ा है, उन्हें परेशान मत करना। राखी के दिन खूब झमाझम पानी बरसा, घर में मेहमान भी थे। सावली गोल कर गई। तीज त्योहार पर छुट्टी लेने का हक तो सभी को बनता है। दूसरे दिन जैसे ही उसने भीतर पांव दिया, लगा जैसे तस्वीर में जड़ी 2 आंखें उस पर अंगार बरसा रही है। वाह सावली, खूब साथ निभाया। त्योहार के दिन अपने बासाब को भूखा रखा। उसने भीतर जाकर देखा, सच ही था। सिंक में केवल चाय के बर्तन थे और चाय भी शायद 4-5 बार बनी थी। गैस पर कुकर था जिसमें दाल चावल पकाने की कोशिश की गई थी, पर बर्तन टेढ़े हो जाने के कारण पानी बह गया था। दाल चावल आधे पके और आधे कच्चे रह गए थे। पास साहब, कल घर पर खाना क्यों बनाया? कल तो राखी थी, हर साल आप बुआ जी के यहाँ जाते हैं ना? अरे उसकी बहू की जचकी हुई है, बेचारी वैसे ही परेशान है। तो क्या हुआ, घर में तो खाना बना ही होगा, आप अकेले ही भारी पड़ जाते क्या? शाम को राखी बनवाने गया था, तब वहीं से खाकर आया था। वाह, राखी के दिन भाई को खाना खिला दिया तो जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया।
राखी बंधाई का कड़कदार नोट भी तो मिला होगा। सावली का मन, जो अब तक अपराध बोध से ग्रस्त था, अब बुआ जी के प्रति आक्रोश से भर उठा। माँ साहब थी तब कैसे भाग भाग कर आती थी। हर महीने पूरा परिवार किसी न किसी बहाने जिम कर जाता था। अब एक दिन उन्हें भाई को टिफिन भेजने की भी याद नहीं रही। सावन के पितर भी जैसे तैसे जिम गए। दशहरा भी निकल गया। सावली सब दूर की छुट्टी कर देती, पर यह घर उसे करना ही पड़ता। बड़ी परेशान थी। और अब तो दीपावली भी ऐन सिर पर आ पहुंची। घर की लीपा पोती करते हुए सावली यही सोचती कि दिवाली पर कैसे क्या होगा। कम से कम 3 दिन की छुट्टी तो लेनी ही पड़ेगी। तब इनका क्या होगा। बा साहब, आप दिवाली में मुंबई नहीं जाओगे? उसने एक दिन पूछ ही लिया। ना बाबा, कान फोड़ू फटाकों के सिवा वहां क्या रखा है। ना कोई मिलने आता है, ना कोई बुलाता है। मिट्टी के 5 दिए लगाने तक की सुविधा नहीं होती। लक्ष्मी पूजन के लिए 4 ढंग की चीजें घर में नहीं बनती। एक बार हम दोनों गए थे ना, तब देखा। न बहू ने कुछ बनाया, ना इसे बनाने दिया। वहां तो सब दिन एक समान है, किसी में कोई उत्साह ही नहीं है। बा साहब, लोग तो कहते हैं कि बंबई की सी दिवाली कहीं नहीं होती। पगली, मैं तो अपने घर की बात कर रहा था। पूरी बंबई से मुझे क्या लेना देना। तो उन्हीं लोगों को यहां बुला लो ना, रौनक हो जाएगी। बुला लूंगा, तू कहती है तो कल ही फोन कर दूंगा। छुट्टी मिलेगी तो आ भी जाएंगे। पर जब भी आते हैं, दोनों पैसे का रोना रोते हुए ही आते हैं। मन खराब हो जाता है। लगता है बच्चों को नाहक तकलीफ दी। डरते होंगे आप कहीं उनसे मांग ना ले। अरे, मैं क्या मांगने लगा, उल्टा जाते समय कुछ ना कुछ देता ही हूं। पर वो रोने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए सोचता हूं जो जहां है खुश बना रहे। तुम अपने घर में खुश, हम अपने घर में खुश। सावली सोच में पड़ गई। अब अपनी बात कहे तो कैसे कहे। क्या सोचने लगी सावली? मैं सोच रही थी 4 दिन आप कहीं चले जाते या भाभी जी आ जाती। क्यों? दीपावली पे मैं 4 दिन की छुट्टी लूंगी बा साहब। मानपुर जाना है, माँ ने संदेश भेजा है। अरे तो जाना, माँ के पास जा रही है, पूरा हफ्ता रह कर आ। मेरी फिक्र मत कर, मैं सब संभाल लूंगा। बस मुझे ठीक से कुकर लगाना सिखा दे। 2-4 तरह के अचार की शीशियां ले आऊंगा। डबल रोटी तो रोज लेता ही हूँ। फिर शहर में तो इतने सारे होटल है ही, वे किस दिन काम आएंगे। त्योहार में आप डबल रोटी खाओ या होटल में जाओ, यह अच्छा तो नहीं लगता ना। देख बेटा, इस बार बा साहब की आवाज बदली हुई थी। जाने को तो मैं कहीं भी चला जाऊंगा। पूरे हिंदुस्तान में मेरे रिश्तेदार भरे पड़े हैं, पर यह साल भर का त्योहार है। ऐसे में इसे सूने घर में अकेले छोड़कर कैसे जा पाऊंगा। बच्चे आए या ना आए, मैं तो इसी घर में दिवाली मनाऊंगा। यहीं उसकी तस्वीर के सामने लक्ष्मी पूजन करूंगा। मुझे तो कभी ढंग से पूजा करना आया ही नहीं। वही बगल में बैठकर एक एक चीज पकड़ाती जाती थी, बताती जाती थी कि कब क्या करना है, कैसे करना है। अब भी वही करवाएगी। सावली की आंखें अनायास ही ऊपर को उठ गई। लगा कि तस्वीर में जड़ी उन आंखों में एक याचना है, मनुहार है। ज्यादा देर तक वह उन आंखों में झांक ना सकी। उसने नजरें झुका ली, पर वह समझ गई कि उसकी छुट्टी मंजूर होने का कोई उपाय नहीं है। उसकी मुक्ति असंभव है। उसे तो त्योहार में भी यहाँ जरूर आना है और घर के मालिक को पूरी पकवान बनाकर खिलाना है। जाते हुए एक बार फिर उसकी आंखें तस्वीर से टकराई, पर इस बार उन आंखों से कृतज्ञता छलकी पड़ रही थी। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी अनुबंध।